आज किसान कर्जे के अंदर है और इसी कर्ज के कारण आलम यह है कि हर दिन 54 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिसका पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है। हेलो साथियों, सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। और आज जनवादी नौजवान सभा की स्टेट कमेटी द्वारा ये जो सोशल मीडिया पे ये प्रोग्राम रखा है, और इस लॉकडाउन में जब लोग घर बैठे हैं, अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी पहलकदमी है साथियों की। इसके लिए मैं DYFI की राज्य कमेटी को बधाई देती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। साथियों, आज का जो जैसे हम सब जानते हैं कि पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, और बड़े दुख की बात है कि पूरे विश्व में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लाखों लोग इस बीमारी से आज जूझ रहे हैं। इसमें जितने लोगों की जान गई है, उन लोगों को मैं बहुत दुखी हृदय से और उनके परिवार के साथ दुख में शामिल होते हुए अपने संगठन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देती हूँ। इसके साथ साथ साथियों, कोरोना वायरस की जो महामारी है, और ये ऐसी महामारी है कि इसमें ये जो बीमारी है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर लगती है, और सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन किया हुआ है और लोगों को आह्वान किया हुआ है कि वो शारीरिक दूरी बना के रखें, अपने घरों में रहें। ऐसी स्थिति में भी हमारे देश में और पूरे विश्व में बहुत सारे जन संगठनों के लोग, प्रगतिशील लोग, ऐसे लोग जो एक दूसरे की दुख में काम आते हैं, जन संगठन सब ऐसी स्थिति में लोगों की घर घर जाके मदद कर रहे हैं। बहुत से गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं, पका हुआ राशन भी दे रहे हैं, सूखा राशन भी दे रहे हैं। बहुत सारी स्वयं सेवी संस्थाएं इसके अंदर शामिल हैं। उन सभी साथियों को मैं सलाम करती हूँ कि जब ये ऐसी बीमारी है जिसका खतरा है लगने का, उसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों के साथ एकजुटता कर रहे हैं। इसके लिए वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। रही बात इस विषय की कि कोरोना महामारी के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे देश में ही कि आज के दिन इस वायरस का प्रकोप है, लेकिन सरकारी क्षेत्र के लोग जैसे स्वास्थ्य कर्मी, चाहे वो डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स हैं, MPHW हैं या पैरामेडिकल स्टाफ के दूसरे लोग हैं, इवन आशा वर्कर्स हैं, सब इस लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगा के अगली पंक्ति में खड़े हैं। इसके साथ साथ हमारे जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, वो सफाई भी कर रहे हैं, वो सैनिटाइजिंग भी कर रहे हैं, और कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केस हैं कई जगह पे उनकी संभाल भी कर रहे हैं। और बड़े खेद की और दुख की बात है, हरियाणा के अंदर इसी दौरान 2 सफाई कर्मचारियों की मृत्यु भी हो गई है, जिसका हमें भारी खेद है। इसके साथ साथ हमारे बिजली के कर्मचारी मुस्तैदी से खड़े हैं कि इस संकट के दौरान किसी को भी बिजली से वंचित कोई भी साथी ना रहे, और अन्य विभागों के साथी भी ये सोच के कि कभी भी किसी भी टाइम ये फरमान आ सकता है कि हमारी ड्यूटी यहाँ पे लगाई हुई है, सब तत्पर हैं। सार्वजनिक ढांचा पूरा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ सरकार को जो सरकारी कर्मचारियों ने पैसा दिया है, वो 70 करोड़ से ज़्यादा की राशि मुख्यमंत्री कोरोना रिलीफ फंड में दी है। इसके साथ ही अलग से भी जो गरीब लोग हैं, सड़कों पे आए हुए हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अपने घरों से राहत सामग्री भी दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, ग्लव्स दे रहे हैं। और आम जनता भी, खास तौर पे महिलाएं और आंगनवाड़ी वर्कर लोगों के लिए, बच्चों के लिए मास्क, घर में बैठ के मास्क सिल रही हैं, सिलाई मशीनें चला रही हैं और घर घर जाके बांट रही हैं। पूरा देश के लोग इस महामारी में लोगों के साथ खड़े हैं और एकजुटता का इजहार कर रहे हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र, जिसको इस तरीके से देखा जाता था
कि ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सरकार का जो ढांचे हैं वो कारगर नहीं हैं, इस तरीके का प्रचार है। आज इस महामारी के दौरान वही ढांचा कारगर है। और इससे पहले भी बहुत सारी महामारी आई हैं, ऐसा नहीं है कि ये महामारी पहले आई है, पहले भी महामारियाँ आई हैं, इसी तरीके से ये ढांचा हमेशा काम आया है। अब मैं थोड़ा सा ये बात करती हूँ कि ये जो सार्वजनिक ढांचा है, सरकारी ढांचा है, ये क्या है और इसकी कैसे ज़रूरत है और ये कैसे जनता के लिए कारगर है। साथियों, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के आंदोलन में लोगों को आकांक्षाएं थी कि जब हम आज़ाद होंगे तो हमारे को शिक्षा मिलेगी, हमारे को आज़ादी मिलेगी, हमारे को स्वास्थ्य मिलेगा और उनके जो सपने हैं, हमारे जो सपने हैं वो पूरे होंगे। और उस दौर में भगत सिंह जैसे साथियों ने जो शहादतें दी, उनका भी ये सपना था कि आज़ादी के बाद हमारा समाज ऐसा हो जिसमें गैर बराबरी ना हो और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना करे। और उसी को देखते हुए आज़ादी के बाद संविधान बनाया गया। अभी 2 दिन पहले भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी और वो संविधान निर्माता थे। हमारे संविधान में उन्हीं सपनों को का ध्यान में रखते हुए बराबरी का दर्जा दिया और बहुत सारे अधिकार उसके अंदर दिए गए। और इन सपनों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक जो क्षेत्र है इसको बढ़ाया गया आगे और पूरे देश में सब विभाग, जैसे बिजली का विभाग है, सड़कें बनाई गई, रेल बिछाई गई, बैंक खोले गए और अलग अलग सड़कें बनाई गई, कारखाने खोले गए, सब सरकारी अलग अलग विभाग खोले गए, पूरा एक सार्वजनिक ढांचा खड़ा किया गया। सरकारी स्कूल खोले गए, अस्पताल खोले गए और वो जो सरकारी स्कूल थे वो वही स्कूल हैं जिसमें आज हम बड़े बड़े IAS ऑफिसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, टीचर्स भी हैं, अलग अलग महकमों में बहुत सारे लोग कार्यरत हैं जो उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। और वो जो सार्वजनिक ढांचा था उसमें चाहे अमीर का बच्चा था चाहे गरीब का बच्चा था, वही 2 पैसे दे के पढ़ा है, बराबर पढ़ाई थी। गरीब लोगों को भी उतना ही मौका मिला और अमीर लोगों को भी उतना ही मौका मिला, इसलिए ज़्यादातर लोगों को मौके मिले और वो आगे आए। और इस सार्वजनिक ढांचे के कारण ही हमारे देश का विकास हुआ। इस बीच में हरित क्रांति भी आई और उसके हमारा देश खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर बना और दूसरी जो सेवाएं हैं इसके मामले में भी आत्मनिर्भर बना। बहुत से मौके लोगों को मिले और नौकरियां बहुत सारी निकली और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला, उद्योग में भी मिला और सर्विस के क्षेत्र में भी मिला। और हमारा देश इतना आगे बढ़ा कि निर्गुट जो आंदोलन गुट था उसमें भी एक नेतृत्वकारी भूमिका इस देश ने निभाई। और अगर हम अब देखते हैं 1991 के बाद जब से ये नव उदारीकरण की नीतियां लागू हुई, उसके बाद ये रहा कि सरकारी ढांचे को एक किस्म से नकारा सा घोषित करने की कोशिश की गई और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो खुले बाजार के लिए छोड़ दी गई, विदेशी पूंजी के लिए छोड़ दी गई और हमारे देश में विदेशी पूंजी का आगमन हुआ, जिसका रिजल्ट ये रहा कि जो सरकारी ढांचा है वो सिकुड़ता गया और धीरे धीरे निजीकरण की राह जोर पकड़ने लगी। और निजीकरण के अंदर मुनाफे के ऊपर ये आधारित थी और मुनाफा कमाने के लिए लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया। सरकारी पैसा जो सरकारी ढांचे के अंदर लगना था वो कम हुआ और निजी क्षेत्र आगे आया। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सभी विभागों का जो जन सेवाओं के महकमे हैं, चाहे वो पानी का महकमा है, चाहे वो रोडवेज का महकमा है, चाहे वो बिजली का महकमा है, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे अस्पताल हैं, सभी का निजीकरण कर दिया गया। और जो सरकारी निवेश है इन महकमों के ऊपर कम हो रहा है और बजट में भी धीरे धीरे सरकार इनके ऊपर बजट भी कम लगा रही है। अंततः इसका जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि डाउन साइजिंग के नाम पे कर्मचारियों की संख्या कम करें, बहुत सारे कर्मचारियों की संख्या कम कर दी, पक्की भर्तियों पे रोक लगा दी और बहुत सारी पोस्टें जो थी उनको ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ साथ जो भी सुविधाएं लोगों को मिलती थी, जैसे राशन वितरण प्रणाली,
उसको टारगेट कर दिया गया। सभी को पहले राशन मिलता था, लेकिन उसको टारगेट कर दिया गया, हरे पीले गुलाबी राशन के कार्ड के अंदर बांट दिया गया, राशन वितरण प्रणाली को तहस नहस कर दिया गया। इसके साथ ही जो किसान हैं हमारे, उनको जो सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र या सीड्स मिलते थे, उनको भी रोक लगा दी गई। उनका जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो नहीं दिया जा रहा है। आज किसान कर्जे के अंदर हैं और इसी कर्ज के कारण आलम यह है कि हर दिन 54 किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, जिसका पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है। इस निजीकरण के दौर में आम जनता सरकार के उससे निगाहों से बाहर चली गई और मुख्य जो उनका टारगेट बना वो मुनाफाखोरी बना। केवल मुनाफा कमाना ही हर सेवा का महत्व बन गया और आम जनता को अपने भरोसे पे छोड़ दिया गया। सरकार ने जो कल्याणकारी राज्य हमारा बना था, उसकी भूमिका से पल्ला झाड़ लिया और निजी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो जनता की संपत्ति को हड़पने के लिए उनको छोड़ दिया गया। इसका असर ये हुआ कि हमारे पूरे देश में इतनी भयंकर असमानता हुई। अगर हम एक आंकड़ा यहाँ पे देखें कि हमारा जो GDP है वो 73% पर 1% लोगों का कब्जा है और जो 27% GDP है उसको 99% लोगों के पास वो है। यानी अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो 73 रुपयों पे एक आदमी का कब्जा, 1% लोगों का कब्जा, और 27 रुपये पे 99%, 100 में से 99 लोगों का कब्जा है। ये इतनी गहरी असमानता यहाँ पे आई है। इसके साथ साथ जो पूंजीपति हैं या निगम घराने हैं, उनकी संपत्तियों में भयंकर बढ़ोतरी हुई है। जैसे अगर हम मुकेश अंबानी को देखें, 2014 से लेके 2019 तक केवल 5 साल में 23 अरब डॉलर से 55 अरब डॉलर संपत्ति में इजाफा हुआ है। इतना इजाफा पूरे 58 साल में नहीं हुआ। इसी तरीके से जो गौतम अडानी की संपत्ति है वो 4 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। और जो हमारे अमेज़न के मालिक हैं, उनकी जो संपत्ति है उसमें भी लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है 2018 के अंदर। और अगर हम एक और आंकड़ा देखें तो वो ये है कि 380 करोड़ लोग, जो पूरे विश्व की आबादी का आधा हिस्सा हैं, 2016 में उनकी जितनी दौलत थी उसके बराबर 61 लोग थे और 2017 में वो 43 रह गए और 2018 में ये संख्या 26 पे आ गई। यानी 26 लोग एक साइड हैं और 380 करोड़ लोग एक साइड हैं। ऐसे बहुत सारे आंकड़े दिए जा सकते हैं। इतना मतलब गैर बराबरी यहाँ पे हुई इन नीतियों के कारण कि पूरा देश की जो संपदा है वो कुछ लोगों के हाथ में जाके सीमित हो गई। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि लोग भूखे मरने के कगार पे हैं। एक आंकड़ा मैं अगर आपको दूं, हमारा जो सूचकांक है, भूख का सूचकांक है, वो 2019 में 117 देशों में से 102वें स्थान पे है और 33% जनता भूख से मर रही है। इसका अर्थ ये है कि 3 में से 1 आदमी, हर 3 में से 1 आदमी आज के दिन भूखा है। ICMR की एक रिपोर्ट के अनुसार 0 से 5 वर्ष के बच्चे 68.2% बच्चे भूख के कारण मर रहे हैं और 50% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, यानी कि अंडरवेट पैदा हो रहे हैं। इन नीतियों ने हमारे देश की स्थिति को यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है। 86% लोग 20 रुपये प्रतिदिन पे गुजारा कर रहे हैं। तो स्थितियाँ, और इसके साथ साथ जो ये निजीकरण की नीतियाँ हैं, अगर हम रोजगार को देखें, पूरे रोजगार की प्रकृति को बदल दिया है। पक्की भर्तियों के ऊपर रोक है। हमारे देश में लगभग 60 लाख कर्मचारी हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा, लगभग आधे से ज़्यादा, आधा या आधे से ज़्यादा कच्चे कर्मचारी हैं। कर्मचारी युवाओं को ठेके पे काम दिया जा रहा, आउटसोर्स पे काम दिया जा रहा, और कई तो जनसेवाओं के जो महकमे हैं उनका काम ही आउटसोर्स किया जा रहा है
वहाँ पे उनका कोई रजिस्टर नहीं है, उनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई मेडिकल लीव नहीं है, और बहुत सारी बड़ी संख्या महिलाओं के इसके अंदर है जो आउटसोर्स के अंडर काम कर रही है, जो बिल्कुल इलीगल है। लेकिन सरकार बार बार विरोध के कारण भी इन नीतियों को वापस नहीं ले रही है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का आलम आज के दिन है, और हरियाणा की हालत ये है कि पूरे देश में बेरोजगारी में इसका दूसरा नंबर है। हम आमतौर पे देख रहे हैं, अभी पिछले दिनों डी ग्रुप की नौकरियां निकली थी, और उसमें कितने फार्म निकले। डी ग्रुप में हमारे पीएचडी किए हुए छात्र, हमारे एमबीए किए हुए छात्र, पोस्ट ग्रेजुएट छात्र, नेट किए हुए छात्र डी ग्रुप की भर्ती में शामिल हुए। तो हम बेरोजगारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सरकार हरियाणा की सक्षम के नाम पे युवाओं का शोषण कर रही है। सक्षम के नाम पे पूरे हफ्ते में 100,000 रुपये उनको दे रही है, और उनमें का कोई लेखा जोखा कि वो भी कर्मचारी हैं वो नहीं है। तो हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं। दूसरी तरफ से सरकार इन निगम घरानों को भारी राहत पैकेज देती है, इनके बड़े बड़े टैक्स माफ़ करती है, और इनके बैंक के लोन माफ़ करती है लाखों करोड़ों की उसमें, और आम जनता की जो सुविधाएं हैं उनका ख्याल नहीं है। अगर ये नीतियां ऐसे ही चलती रही तो आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा असर होगा। अभी क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी है, और इसके अंदर हम सब फंसे हुए हैं, और इसका अर्थव्यवस्था पे भी एक असर होगा। लेकिन इससे पहले भी अगर हम भारत के हालात देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ठीक ठाक हालात थे। हमारा देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, और इस महामारी से पहले आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। हमारे देश के लोगों की जो क्रय शक्ति है वो कम होती जा रही है। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियां जा चुकी हैं, और बहुत सारे फैक्ट्रियों का रोजगार जा चुका है, क्योंकि ये जो इसीलिए ये आर्थिक मंदी आई हुई है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, और पैसे ना होने की वजह से घरेलू मांग में कमी आई हुई है, ये आलम। उसके बावजूद भी सरकार कोई सबक नहीं ले रही। बल्कि एक और मतलब हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण हैं, चाहे वो पेट्रोलियम है, चाहे वो कोयला है, सबको सरकार, बीमा है, बैंक है, पेंशन है, बंदरगाह हैं, रेल है, सबका सरकार निजीकरण करने जा रही है। और ये बहुत दुख की बात है। अगर हमारे ये पीएसयूज हैं जो हमारी संपदा हैं, अगर इनका निजीकरण कर दिया तो हमारा देश जो आत्मनिर्भर नहीं रहेगा, और हमारे देश की संप्रभुता पे बहुत बड़ा खतरा है। इसमें अगर मैं बीपीसीएल की बात करूं तो ये 8 महारत्नों में से एक है, और ऐसी कंपनी है जो आज के दिन सबसे ज़्यादा इसके पास सरकार के पास की संपदा है, और सबसे ज़्यादा मुनाफा आज के दिन कमा रही है। ऐसे हमारे पीएसयू जो आज के दिन मुनाफा कमा रहे हैं, सरकार उनको भी सामरिक बिक्री के थ्रू भी, विनिवेश के थ्रू भी, और निगमीकरण के थ्रू भी इनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अगर ऐसा होगा तो हमारे देश को कोई बचा नहीं सकता। तो हम लोग साथियों आगे हमें अब ये सोचना है कि एक तो ये महामारी से हम कैसे पार पाएँ, और दूसरा ये है कि हमारे आगे आने वाले समय में हमारे ये जो मुद्दे हैं ये बिल्कुल भी पीछे नहीं है, मतलब ये मुंह बाए खड़े हैं। हमें इसके साथ भी लड़ना पड़ेगा, और कोरोना महामारी के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। दूसरी जगह से अगर हम देखते हैं, हमारे सामने ही केरल का एक मॉडल है जिसमें एक भी कच्चा कर्मचारी नहीं है, सब पक्के कर्मचारी हैं। वहाँ पे सार्वजनिक ढांचा बहुत अच्छा है, और वहाँ हेल्थ का ढांचा बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ पे कोरोना महामारी पे पार पा लिया गया है। और अगर हम देशों की बात करें तो जैसे क्यूबा का देश, छोटा सा देश है, आज के दिन 62 देशों में क्यूबा के डॉक्टर कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और अपने देश में भी उन्होंने लगभग इस पे काबू किया हुआ है। और अमेरिका जैसा देश जिसको हम सबसे ज़्यादा मजबूत समझते थे, वो इस महामारी पे काबू नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे
हेल्थ का जो ढांचा है वो प्राइवेट है, वो सार्वजनिक ढांचा नहीं है, और इंश्योरेंस से वहाँ पे काम चलता है। जो गरीब लोग हैं इंश्योरेंस नहीं कमा पाते, ले पाते, वो बगैर दवाई के वहाँ पहले भी मरते रहे हैं और आज भी वो मर रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो हमारा सरकारी निवेश है वो लोगों के लिए लगे, और ज़रूरी है आज का जो हमारा ढांचा है, हेल्थ का जो ढांचा है, अगर हम अपने देश की बात करें तो PHC CHC में पूरे कर्मचारी नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, वहाँ पे कोई एक्सरे मशीन नहीं है। हमारे बड़ा जो PGIMS रोहतक है इसमें भी अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, लंबी लंबी लाइनें खड़ी होती हैं, और व्यक्ति को कार्ड बनवाने के लिए वहाँ पे 3 घंटे खड़ा होना पड़ता है। इतना ज़बरदस्त वहाँ कर्मचारियों की कमी है, वहाँ पे स्टाफ नर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, और दूसरी सुविधाओं की कमी है। अगर हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है तो लोगों को कैसे मतलब बीमारियों से बचा सकते हैं। और क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा विकास का मॉडल ऐसा है जो लोगों के लिए नहीं बना, इसलिए मैं एक आंकड़ा आपको देती हूँ कि ये कोरोना महामारी, चलो इसमें ये संक्रमण एक दूसरे व्यक्ति से फैलता है इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा वैसी होगी। अदरवाइज अगर हम कैंसर से डेथ देखें तो 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई है 2019 के अंदर, और अगर हम TB की देखें तो 8 लाख लोगों की TB से मौत हुई है। लेकिन ये एजेंडा लोगों का नहीं बन रहा है। वो इसलिए एजेंडा नहीं बना क्योंकि वो ऐसी महामारी नहीं है जो एक दूसरे को लगती है। हेल्थ को अगर हमें बचाना है तो हमें इसका हेल्थ और शिक्षा दोनों का, जो आम जनता के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसका सार्वजनिकरण करना पड़ेगा। और स्पेन की गवर्नमेंट ने इसको सार्वजनिक किया है, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग किया है। आगे आने वाले समय में भी जो जनसेवा के महकमे हैं उनको उसमें सार्वजनिक निवेश करना पड़ेगा और महकमों को बचाना पड़ेगा अगर हमें इस महामारी से पार पाना है। तो इसलिए साथियों मैं एक बार फिर DYFI की राज्य कमेटी को धन्यवाद देते हुए, और उन सभी साथियों को जो इस महामारी में गरीब लोगों के साथ खड़े हैं। ये जो लॉकडाउन के बाद मजदूर लोग बाहर गए लाखों की संख्या में, ये दिखाता है हमारे विकास का मॉडल क्या है। और हमारे वो लोग जो इमारतें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं, जो हमारी सुविधाओं की चीज़ है वो बनाते हैं, उनकी हालत ये मिली कि वो एक दिन भी जी नहीं सकते अगर उनके पास रोजगार नहीं है। तो उन सब लोगों को बचाने में जो हमारे लोग लगे हुए हैं बिल्कुल संजीदगी के साथ, और मुझे विश्वास है कि ये लोग इसी से बचेंगे, इसी से ये लोग बचेंगे। वो जो काम कर रहे हैं उनको मैं फिर एक बार क्रांतिकारी बधाई देती हूँ, उनको सलाम करती हूँ, और मैं ये वायदा करती हूँ कि हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से भी लोगों की सहायता में पीछे नहीं हटेंगे और लोगों के साथ खड़े रहेंगे और इस महामारी से पार पाएंगे। धन्यवाद साथियों।